करा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो वो कितने, हमने 4 टाइप्स की करी थी, मगर हमें मेनली कौन सी पढ़ना है, 3 टाइप्स पढ़ना है ना। है 4 टाइप्स का, मगर मेनली हमको पढ़ना कौन से, 3 टाइप्स की यूनिट सेल्स पढ़ना है ना। हमें मेनली क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेशन है, क्यूबिक यूनिट सेल्स, है ना। ऐसे एक थोड़ा सा ऐसा बना लो कि यूनिट सेल, है ना, फिर रिलेशन बिटवीन, अभी हम इसको देखो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कर रहे हैं ना, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, है ना, आर। ठीक है, और परसेंटेज पेकिंग इफिशियंसी, है ना। ये दो एक्चुअली में क्या है, ये डायरेक्ट पूछते हैं, है ना। तो हमें ये वैल्यूज ही याद हो तो बेस्ट है ना, क्योंकि यदि मान लो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूरा डिराइव करके निकालना भी पड़े तो फिर हमें टाइम खराब होगा, है ना। इसलिए इसकी वैल्यूज ही याद रखना, डायरेक्ट आंसर आना ही बेस्ट है। ठीक है, और फिर वो मैं एक वो एडवांस वाले में कराऊंगा, उसमें मैं ये करा भी दूंगा। ठीक है, तो पेकिंग इफिशियंसी, या इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ना, कि कितना परसेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करा है, और ये परसेंटेज ऑफ वेकेंट स्पेस, है ना। ये क्या होगा, ये मान लो x है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उतना भी स्पेस क्या होगा, वेकेंट होगा। ठीक है, और साथ में एक ऐसा z भी लिख लेते हैं, z, है ना। z को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे सिंपल, है ना, ये सिर्फ क्यूबिक के लिए कर रहे हैं, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। सिंपल की जगह प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका z होता है 1, है ना। z का मतलब होता है कितने इफेक्टिव पार्टिकल्स हैं इसमें, है ना। तो एक पार्टिकल के बराबर, है ना, ये ऐसा होता है। तो z क्या हो गया, 1। ठीक है, और a इक्वल टू क्या होता है, 2r। ठीक है, मतलब जो यूनिट सेल की एज लेंथ होती है ना, वो, और रेडियस का क्या होती है, वो डबल होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है ऐसे होती है ना, इसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे टच होते हैं ना। ये सब कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स है, मतलब हमने एक फेस बना ली उसकी, क्यूब की एक फेस बनाई है। ऐसे को ये ऑब्जर्व करो कि इसके ऊपर एक एक पार्टिकल और रखा तो ऐसा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये टोटल ये आर है, आर प्लस आर, और ये एज लेंथ है ए, है ना, और क्यूब की सभी एज लेंथ बराबर होती है, तो ऐसे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी जो पेकिंग इफिशियंसी होती है 52.1, है ना, और ये 100 माइनस तो 48.9% वेकेंट होता है। ठीक, फिर सेकेंड, फेस सेंटर यूनिट से, फेस सेंटर यूनिट से। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल या z कितना होता है, 4, है ना। इसमें क्या हो जाता है, ये जो जगह है इस जगह पर एक और आ जाता है, एक ये एक पूरी फेस है, एक क्यूब की फेस है, ये इसके बीच में भी आ जाता है। तो जब इसके बीच में आ जाता है तो ये जो आपस में टच थे ये थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर है। तो अब a इक्वल टू 2r तो नहीं रह जाएगा, है ना। अब ये इधर से हम निकाल लेते हैं इस डायगोनल से, है ना।
जो ये एक स्क्वायर जैसा हो गया तो स्क्वायर के डायगोनल से आपका फिर इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, कि ये डायगोनल कितना हो गया r प्लस 2r प्लस r, मतलब 4r के बराबर ये डायगोनल हो गया, है ना। वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का यदि डायरेक्ट फॉर्मूला आता तो फिर ऐसे आ जाएगा, मैं a√2 होता है ना, तो उससे डायरेक्ट दिया a√2 इक्वल टू 4r, है ना, तो उससे सीधे रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 2√2r, ठीक है। मैथ्स का यूज करके बहुत आसानी से ये सब हो जाता है ना। तो है ना, तो a इक्वल टू 2√2r हो गया, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है 74%, ठीक है। अब देखो जो फेस सेंटर यूनिट सेल होती है इसी में आप बस ये अभी ध्यान रखना, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों की भी इतनी होती है। मतलब देखो CCP तो एक्चुअली में ये खुद ही है, FCC को कई जगह आपको CCP लिखा रहेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, तो ये दोनों तो एक ही है ना। लेकिन जो HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी भी पैकिंग इफिशियंसी इतनी होती है ना, वो इतनी होती है, ठीक है। अभी कुछ ही समय पहले ये क्वेश्चन आया है, परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस इन HCP, है ना, तो वैकेंट कितना हो जाएगा 26%, ठीक है। इसकी पूछने की संभावना ज्यादा है, CC की ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, है ना, इसका Z2 होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्यूब के बीच में एक एटम होता है, पूरे क्यूब के बीच में, तो इसमें क्यूब का जो डायगोनल होता है वो 4r के बराबर होता है। अब आप ये सोच लो कि ये पूरा क्यूब है, मान लो, है ना, ये ऐसे ऐसे ये पूरा क्यूब है, तो इस क्यूब के ये से एक कॉर्नर पर एक एटम है, ये दूसरे बिल्कुल अपोजिट वाले कॉर्नर पर, और एक बीच में यहां पर है ऐसा, तो ये क्यूब का ये होता है 4r के बराबर, है ना, ठीक है, कि क्यूब का जो डायगोनल है वो इसमें 4r होता है ना। वो डायगोनल ऑफ क्यूब का भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यदि याद है तो √3a होता है ना, तो उससे डायरेक्ट ही आ जाएगा √3a इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू 4/√3r, है ना। तो ये इसके डेरिवेशन मतलब ये निकालना बहुत इजी है ना, सीधे सीधे बस आपको क्यूब के डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल, है ना, ये पता होना चाहिए, तो सीधे ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फिर एक अलग बात है, नहीं भी आता हो तो ये डायरेक्ट याद तो रखना ही है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस पे, है ना, सीधे, तो ये ऐसा हो जाता है। इसके जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 68%, है ना, तो इसका वैकेंट स्पेस कितना हो जाता है 32%, ठीक। तो ऐसे ऐसे ये क्या हो जाते हैं, हमें इनकी करनी, ये समझ लो 4 हो गए, है ना, सिंपल फेस सेंटर और CCP एक ही चीज है, लेकिन HCP एक और हो गया, है ना, और एक बॉडी सेंटर, है ना, तो ऐसे ये 4 हो गए हमारे, ठीक है। तो चारों के Z ध्यान रखना है ना, चारों की पैकिंग इफिशियंसी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कभी कभी देखो हमको ये पूछते हैं, है ना, और ऐसा नहीं आए हुए क्वेश्चन है, हर 2-3 सालों में एक आध क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें से पूछा हुआ है ना, इसलिए इसको सबको ध्यान रखना है। और A और R का रिलेशन, तो इसको भी ध्यान रखना है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, तो उसका यदि हम फॉर्मूले की बात करें परसेंटेज इफिशियंसी, तो ये होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ, देखो वन पार्टिकल, और पार्टिकल कैसा होता है स्फीयरिकल मानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू Z अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। एक्चुअली में इस फॉर्मूले से निकला हुआ है ये सब, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकला, ठीक है। और यूनिट सेल भी आपको पता है कैसी है, क्यूबिक, तो यहां A क्यूब रख दो, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहां पे 4/3 पाई r क्यूब रख दिया, और A के प्लेस पे R के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाए,
है ना। अब वो तो मतलब डेरिवेशन जैसा भी हो गया वो, ठीक है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें डायरेक्ट भी याद रखना है इन सब, है ना। तो ये ऐसे हो जाता है। तो z और r का रिलेशन हो गया, है ना। और उसको अब आप a क्यूब के प्लेस पे ये रख देना, ये वैल्यूज, और z सबके पता ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सभी का सेम होगा, और बस ये से कर दोगे तो सब यही आंसर आएंगे। अब डेसिमल में फर्क हो सकता है, लेकिन राउंड ऑफ करके ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ना, इसको बोलते हैं हम पैकिंग इफिशिएंसी या परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, है ना। ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्यूब, ये सिर्फ हम क्यूब के लिए कर रहे हैं, है ना, तो क्यूब का लेना। अब हेक्सागोनल के लिए हेक्सागोन का लेना चाहिए, है ना। हेक्सागोन के लिए ये सब अलग होगा, लेकिन बस उसका आंसर ये आएगा, सिर्फ हमने इतना लिखा है ना। वो मैं वो अलग से एडवांस वाली एक क्लास में वो कराऊंगा, है ना, हेक्सागोन का, ठीक है। लेकिन वो नहीं है जरूरी, है ना, बिल्कुल भी मेंस नीट और इनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं उसका, ठीक है। और उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि यदि आपको थोड़ा बहुत हेक्सागोन का वो पता हो, वॉल्यूम वगैरह पता हो, तो ये डायरेक्ट ही उसमें भी पूछे थे एडवांस में, एक बार पैराग्राफ टाइप में पूछा था, है ना। वो भी डायरेक्ट था, एक तो यही पूछा था, परसेंटेज तो यही सेम था, है ना। एक वॉल्यूम पूछा हुआ था ए और आर के रिलेशन में, है ना, तो वो था। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन उसको अभी नेसेसरी है ही नहीं वो, है ना, फिलहाल, तो इसलिए उसको अलग से फिर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। अब देखो क्या होता है, जैसे देखो सॉलिड, है ना, सॉलिड जैसे ये सब हमने बनाया बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये क्लोज पैकिंग हमने लिख तो दिया सीसीपी एचसीपी, मगर ये क्या है ना, तो वो अब हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठीक है। बस इसका ये वाला पार्ट ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, कि जिसमें थोड़ा एक तो क्या होता है, इमेजिनेशन और ये सब थोड़ा सा चाहिए। बाकी इसके बाद का जो पार्ट है ना, एक जो डिफेक्ट्स वाला, वो मोस्ट इजी पार्ट्स में से है, बहुत इजी है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा तो देखो, क्लोज पैकिंग। दूसरी बात ये है कि इस पे कोई बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अब क्या फिर भी ये आना चाहिए, नहीं तो इसमें फिर एकदम से मैं डायरेक्ट यदि हम करेंगे ना इसमें कि ऑक्टाहाइड्रल वाइड टेट्राइड, तो फिर वो समझ में नहीं आए। इसलिए इसको सिर्फ ऐसे समझना है कि बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहे, बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसी चीजों पे आएंगे कि आपको वो याद होगा ना, तो डायरेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, क्या चीज, हाँ वो सब आ जाएंगे, सब एक ही वैसे वैसे आएंगे, कुछ दिक्कत कुछ नहीं, है ना। पाई के टर्म्स में भी आ जाएंगे, वो 100 हटा दो, सिर्फ पाई के टर्म्स में भी निकाल लो, तो पाई की वैल्यू, हाँ हाँ, यदि वो नहीं रखेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, पाई के टर्म्स में। तो ये क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, तो देखो 1D, 1D में तो सिर्फ क्या होता है, एस, है ना, एक रो ही होती है 1D, है ना, एक लेंथ हो गई बस, ठीक है। तो ये 1D हो गया। अब एक टर्म और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स, नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल ऑफ एन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के कितने नेबर हैं उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो जैसे आप मान लो इसका लिया, तो इसके दो नेबर हो गए 1 और 2, तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 2, ठीक है। अब ये मत सोचो ये लास्ट में, लास्ट कुछ नहीं होता है इसमें ना, कितने भी लाखों हो सकते, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। थोड़ा सा देखो, अब ये एनसीईआरटी की बुक या कोई और बुक मतलब एक थोड़ी सी पास में लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब 3D का समझेंगे ना तो वो इस पे ड्रॉ नहीं हो पाएंगे, है ना। तो उसको बुक में से थोड़ा सा देख देख के थोड़ा इमेजिन करके समझना पड़ेगा। 2D, अब 2D में क्या होता है, दो टाइप की क्लोज पैकिंग होती है, टू टाइप्स ऑफ
क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक तो हाँ फर्स्ट लिखो, फर्स्ट का नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ईच रो पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, अरे हाँ सॉरी, ईच रो पार्टिकल आर एग्जैक्टली अरेंज्ड लाइक ईच अदर, बिल्कुल जैसे ये वन रो इज एग्जैक्टली ये, बिल्कुल है ना, एक रो जो है वो बिल्कुल दूसरी रो जैसी, एक पार्टिकल बिल्कुल दूसरे पार्टिकल के नीचे आ रहा है, ये इधर करो तो बिल्कुल साइड साइड में ऐसे, ऐसा ले लो ऐसा ले लो, सब एक ही जैसा। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब कि ईच रो आर एग्जैक्ट, यदि एक रो का नाम आपने ए दिया तो ये सभी रो को यही बोलना पड़ेगा क्योंकि सब एक जैसी है ना। तो इसको कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, ए डॉट डॉट पैकिंग या पैटर्न इन 2D। ठीक है, 2D में ये ए मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, है ना। अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो जैसे आप कोई भी एक एटम को ले लो, है ना, जैसे ये एक एटम है ये वाला, ये, तो अब इसके नियर बाय कितने एटम है जो इससे टच है, 4, है ना, 1 2 3 4, तो ये है ना, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ना। और ऐसे आप इन चार को मिला के एक डायग्राम भी बनाओगे तो स्क्वायर जैसा बनेगा, है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर हो गया, है ना, इसका नाम क्या रख दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, ये बंद कर लो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। ठीक, तो ये अब इसकी भी देखो, हाँ हाँ इसका देखो कैसे, ये जो है इसका ये 1 2 3 4 ये 4 टच है, तो इसका क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो देखो मैं यही बात आप लोगों को बोल रहा हूं, इसमें कॉर्नर कुछ नहीं होता, देखो क्या है, एक जरा सा इतना सा टुकड़ा भी लेंगे ना तो उसमें लाखों ऐसे होते हैं, तो इसलिए कॉर्नर कुछ नहीं है इसका, है ना, ये सिर्फ हमारे बनाने के लिए एक लिमिट कर दिया हमने, है ना, तो इसमें हजारों हैं, तो भले एक कॉर्नर वाला कुछ भी हो उससे हमको फिर कुछ वो नहीं रहता है ना, इसलिए क्योंकि हजारों ऐसे जमे रहते हैं, तो हजारों में से मान लो कॉर्नर पे जो आए उनको छोड़ दो, है ना, ऐसे अपन मान लो ऐसा, बाकी क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, है ना, कितने, एक जरा सा टुकड़ा ले लो आप NaCl का, उसमें शायद 10⁻10 9 ऐसे पार्टिकल्स होंगे, जरा सा ले लोगे बिल्कुल, है ना, तो भी ठीक है, जैसे 1 मोल NaCl ले लिया, है ना, तो खैर NaCl पूरा मिला के तो 58, लेकिन मुझे तो 1 मोल सोडियम लिया तो 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम में 6 × 10⁻23 सोडियम के एटम होंगे, इतने सा, ठीक है, और उसकी जगह कोई दूसरे ले लिया और छोटे वाले लिथियम ले लिया तो उसके तो 7 ग्राम में ही हो जाएंगे इतने, है ना, ऐसे होते हैं ना, तो इसलिए हम कॉर्नर से नहीं देखना हमेशा उससे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। इसकी भी देखो पैकिंग इफिशियंसी लिख लो, देखो ये भी मैं उसमें करवाऊंगा इसको कैसे निकालना है, क्योंकि ये सब एडवांस में आ जाता है कभी कभी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग इफिशियंसी निकाल, है ना, तो ये लगभग 78% होती है, ठीक है, इसको स्क्वायर से निकालेंगे, ये एरिया से निकलेगा, है ना, जैसे वो काय से निकला था, वॉल्यूम से, ये एरिया से निकलेगा, ठीक है। हाँ, फिर सेकेंड
देखो अब इसमें होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो हेक्सागोन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों में होता है, 2D में भी होता है 3D में भी होता है, ठीक है ना। तो ये 2D की बात कर रहे हैं। तो जब जैसे फर्स्ट रो है तो सेकेंड रो फर्स्ट रो के जो गैप गैप है उस पे अरेंज्ड हो, फिर थर्ड रो सेकेंड रो की गैप पे अरेंज्ड हो, तो उससे जो बनती है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। देखो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो सेकेंड रो है ये फर्स्ट रो के गैप पर आई, ये सेकेंड रो के पार्टिकल कम्स इन द गैप ऑफ फर्स्ट रो। अब ये देखा जाए तो ये जुड़ना चाहिए इसको, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे यदि बने, लेकिन देखो फिर थर्ड रो फिर वैसी हो जाएगी, क्योंकि अब ये इसके गैप पर आएगी तो ये और ये बिल्कुल एक सेम टाइप से अलाइनमेंट हो, है ना। ठीक है, इस ढंग से हो जाएगा। ठीक, ये इसके गैप पे ये आया, है ना, फिर इन दोनों के गैप पर ये ऐसे आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड रो फिर थोड़ा एक जैसी हो जाएंगी। इसको बोलते हैं ए बी ए, एक रो को ये करा, फिर फोर्थ रो सेकंड जैसी आएगी, है ना, क्योंकि ये यहां पे आ जाएगा तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। तो इसको बोलेंगे हम ए बी डॉट 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 पैटर्न इन 2D। और इसका नाम क्या है, देखो आप जैसे इस एक ये बीच वाले को ले लो, ये मान लो ये रेड वाला, ये है ना, इसको लिया तो अब इसके चारों तरफ देखो कितने डायरेक्टली टच हैं इससे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ठीक है ना। अब देखो हमने थोड़ा सा इस ढंग से डायग्राम, आप लोग यदि बिल्कुल ये एकदम सेम सेम स्फीयर बनाओगे तो अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है, हमको ज्यादा उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड वोर्ड में तो आना नहीं है ना, तो इसलिए बनाने पे हमको उतना जोर नहीं देना जितना इसके समझने पर है। तो इसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन 2D ना, 2D में। वो जो हमने HCP करा था ना वो 3D का था, जो HCP लिखा था वहां पर मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो 3D के लिए लिखा था, ये 2D के लिए। ठीक है, अब इसमें इसको अब 3D करना है। अब हम ना कि इस पे ऊपर भी ऐसे अरेंज किए जाए, है ना, तब 3D होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ क्या हुआ, लेंथ और ब्रेथ हुई। अब इसकी हाइट भी बढ़े, मान लो ये ऐसा है तो ऊपर 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 हाइट भी बढ़े इसकी, है ना, तो ये होगा 3D। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लोज पैकिंग इन 3D। और एक्चुअली में यही एग्जिस्ट करती है ना, 2D तो कुछ होता नहीं, 1D कुछ होता नहीं, जितने भी पार्टिकल्स हमको मिलते हैं सब 3D में ही मिलते हैं, है ना, सबका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लेकिन पूछते ही है सब भी। तो अब यदि मान लो इसको 3D में कन्वर्ट करा, इस वाले को, तो क्या होगा, ऐसी की ऐसी एक लेयर और इसके ऊपर आ जाएंगी, पूरी ऐसी की ऐसी, फिर एक और आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा तो कोई इमेजिन करना पड़ेगा इसको, है ना, कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक एटम इसके ऊपर, एक इसके, एक इसके, एक इसके, बिल्कुल ऐसे कैसे आते जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये यदि उनको चारों को, ये 1, उसके ऊपर वाला 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 ये 4 इसके ऊपर वाले, इन 8 को मिलाकर यदि आपने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी तो वो कैसा बनेगा, एक क्यूब जैसा बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, एक क्यूब जैसा, है ना। देखो इसके ऊपर एक लाइन और करी, ऐसी ऐसी हो गई, और ये तो स्क्वायर है ही, है ना, एक और ऊपर स्क्वायर बना और दोनों को जोड़ दिया तो कैसा होगा, क्यूबिक हो जाएगा, सेंटर से सेंटर, ये इसका सेंटर है, इसका, ये इसका, ये इसका, ये तो हमको 2D दिख रहा है, 3D बॉल इमेजिन करो,
4 बॉल नीचे रखी हुई है, 4 बॉल उसके ऊपर रखी हुई है ना। अब इनके सेंटर को जोड़ोगे तो अब देखो मुझे तो इमेजिन हो रहा है कि उसके सेंटर को जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक क्यूब जैसा हो जाएगा ना, कि 4 नीचे बॉल 4 उसके ऊपर बॉल है ना, बिल्कुल एक के ऊपर है। तो जब उसको आप जोड़ोगे तो वो कैसा दिखेगा, एक बिल्कुल क्यूब जैसा दिखने लग जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखो ये एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना। ये देखो ये रेड से बना हुआ, ऐसे हो जाएंगे, एक के ऊपर एक ऐसी लेयर आने लग जाएगी, है ना। तो एक इसका एक छोटा सा पार्ट यदि हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूब जैसा हो जाएगा। और ये कैसा क्यूब हुआ, जिसके सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर ही एटम है ना, सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, एक 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 क्यूब निकाला था उसमें से, है ना। उसके सिर्फ क्या है, कॉर्नर कॉर्नर पर ही एटम है। मतलब किस टाइप का हुआ, सिंपल क्यूबिक टाइप का हुआ ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसके सिर्फ कॉर्नर पर ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D कन्वर्ट होता है 3D में, तो किस टाइप का बन जाता है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ तो देखो ऐसा लिखो, इसको ऐसे लिख ही लो बस उस पे कि हाँ, ऐसा फास्ट करके डालो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D कन्वर्ट इनटू सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, है ना। ये 3D में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट होती है। मतलब ऐसा क्यूब जिसके सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर ही क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसा है ना। ये ऐसे 8 पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है। और बीच में एक बहुत बड़ा गैप होगा। जैसे यदि आप 4 बॉल नीचे रखो, उसके ऊपर 4 बॉल ऊपर रखो, तो बीच में एक देखना बहुत गैप आएगा। कभी भी आप स्फीयर को ऐसे ऐसे अरेंज नहीं कर सकते कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, ठीक है। तो जितना स्पेस इसमें ऑक्यूपाई हुआ था वही क्या था, 52.1%। इस टाइप में हमेशा से 52.1% स्पेस ही ऑक्यूपाई होगा, बाकी का खाली रहेगा, है ना। उसी को इसकी क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो और उस वेकेंट स्पेस का एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक वॉइड ना, उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। इसके बीच में जो बचा होगा बहुत बड़ा वैकेंट स्पेस, 48.9% स्पेस वैकेंट है ना, 47.9, 47, 52.1% बोला तो 47.9 हो गया ना। उधर शायद 48 लिखा गया, वैकेंट स्पेस इन सिंपल क्यूबिक 1, हाँ वो 47 होगा, 47.9 कर लेना उसको, है ना, क्योंकि 100 माइनस 52.1 तो 47.9, ठीक है। तो इतना स्पेस इसके बीच में वैकेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक वॉइड। देखो अब उस क्यूबिक वॉइड में यदि कोई चीज आए तो वो कितनों से टच हो जाएगी, इन 8 से टच हो जाएगी ना। इसके इन 8 के बीच में एक वैकेंट स्पेस है, तो उसमें यदि कोई भी पार्टिकल को यदि हमने फंसाया, है ना, अलग कोई भी चीज का मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, इन 8 से टच होगा। तो इसीलिए क्यूबिक वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये भी यहां पे लिख लो, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू 8 ना। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब देखो इसी यहीं पर हम एक और चीज समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, है ना। जो CaCl होता है वो ऐसे ही होता है ना। ये CaCl और NaCl, ये दो स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, तो इसमें जो Cl नेगेटिव होते हैं वो ऐसे 8 ऐसे जमे होते हैं। एक यूनिट सेल की बात करिए ना, ठीक है, कि जो जैसे मान लो ये पूरा हमारा एक क्यूब है, तो इस क्यूब के
कॉर्नर कॉर्नर पे क्या होंगे, Cl नेगेटिव होंगे। वैसे ये सब टच होते हैं, अभी हम थोड़े दूर दूर बना रहे हैं ना, एक दिखाने के लिए ऐसा। तो ये सब Cl नेगेटिव होंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप जिसकी बात करी थी हमने, उसको बोलते हैं क्यूबिक वायर। उसके अंदर क्या होगा, CS पॉजिटिव, ये है ना, जो ये रेड वाला ये क्या है, CS पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा होता है CSCl का क्रिस्टल, ऐसा होता है कि ये Cl नेगेटिव तो यहाँ होते हैं 8 कॉर्नर पे, और ये क्या होता है उसके अंदर होता है ऐसा बॉडी के सेंटर पे, है ना। तो अब इसको टोटल मिला के हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 कॉर्नर पर है और एक बॉडी के सेंटर पर है। लेकिन पूरे को मिला के CSCl को पूरे को, सिर्फ Cl नेगेटिव तो क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक जैसा, लेकिन ये मिला के क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर क्यूब हो गया। तो कभी भी अब आपसे देखो ऐसा क्वेश्चन आए कि द स्ट्रक्चर ऑफ CSCl इज, तो उसका आंसर आएगा बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, तो ये लिख लो कि स्ट्रक्चर ऑफ CSCl इज बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे CS को मिला के बोलना है ना, इसलिए बॉडी सेंटर हो गया। सिर्फ Cl का तो कैसा था, सिंपल क्यूबिक जैसा, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे थे, लेकिन बीच में एक पूरे क्यूब के बीच में क्या आ गया, CS पॉजिटिव। मकान के जो 8 कॉर्नर है ना, जो कमरे के जो 8 कॉर्नर है, उस पे Cl को इमेजिन करो, और पूरे कमरे के बीच में एक लटकता हुआ CS इमेजिन करो, ऐसा होता है CSCl ना, इस ढंग से होता है CSCl। तो देखो अब आपको इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो देखो हमको पता है कि ये सिंपल क्यूबिक में यदि कॉर्नर पे होते हैं तो इन सबको मिला के सिर्फ कितने के बराबर होते हैं, ये 1 के बराबर, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो देखो हाँ वैसा लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, कंट्रीब्यूशन जो Z लिखा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव कितना है 1, और कंट्रीब्यूशन ऑफ CS पॉजिटिव भी कितना है, बस सिर्फ ये तो बीच में ही एक क्यूब के है ना, तो वो पूरा का पूरा उस क्यूब के अंदर ही है, तो उसका पूरा पूरा 1 का 1 कंट्रीब्यूशन क्या है, एक ही यूनिट सेल के लिए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ CS पॉजिटिव क्या हो गया 1, एक यूनिट सेल में। टोटल दिखने के लिए तो हमारे लिए 8 Cl है, लेकिन वो कितने के बराबर है, सिर्फ 1 Cl के बराबर है, क्योंकि उनका सिर्फ 1/8 पार्टी उसके अंदर होगा, है ना। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ना, कि सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर पे होता है उसका सिर्फ 1/8 पार्टी उस क्यूब के अंदर होता है, बाकी का 3/8 बाहर होता है, ठीक है। तो 1/8 ये 8 का मिला के 1 हो गया, और CS पूरे ही अंदर है तो उसका भी 1 हो गया, है ना। अब बताओ ये भी 1 ये भी 1, तो एक यूनिट सेल में कितने CSCl होंगे। अब जब दोनों 1-1 ही है और एक CSCl बनने के लिए एक एक तो चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ 1 CSCl होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। तो नंबर ऑफ CSCl इन अ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा 1। ये कंट्रीब्यूशन से निकलता है ना, एक CS है और एक Cl। आप ये नहीं सोचना कि 8 Cl है, एक ही Cl सोचना। तो एक CS और एक Cl मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक, है ना। तो इसलिए एक यूनिट सेल में सिर्फ कितना CSCl है 1, है ना, ठीक। और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 3 ही चीज पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CS पॉजिटिव का तो देखो अभी हमने निकाला है ना, कि ये जो क्यूबिक वायर्ड होगा ये 8 से टच होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8, है ना। और सेम Cl नेगेटिव का भी कितना होता है 8, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, each Cl negative is touched by 8 Cl positive and each Cl positive is touched by 8 Cl negative। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है। अब वो CS पॉजिटिव इसी का नहीं होगा, अब हर कॉर्नर से हम कितनी क्यूब बना सकते हैं 8, तो 8 क्यूब के बीच बीच में एक एक क्या होगा CS, तो वो एक Cl से वो 8 टच होंगे ऐसे, है ना। तो उसके लिए हमको 8 और समझना पड़ेंगे। इससे तो बेहतर है कि आप ये ध्यान रख लो कि CSCl में क्या होता है 8 और 8, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8:8। जब उसको शांति से बैठ के आप सोचोगे तो भी समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि हर कॉर्नर से मिला के 8 क्यूब बन सकते हैं।
और हर क्यूब के सेंटर पे एक एक CS होगा, तो वो उस Cl से वो सब टच होगा, जैसे एक टच है ऐसे वो 8 टच होंगे, तो इसलिए हर Cl से कितने होंगे, 8 CS पॉजिटिव भी क्या होंगे, टच होंगे। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो देखो इतनी चीजें आपको ऐसे पूछ सकते हैं इसमें, है ना। अब एक और जो थोड़ा सा और वैसा क्वेश्चन है, ये भी ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि CS और CL के रेडियस में क्या रिलेशन हो, तो देखो इसको भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये जो क्यूब का ये है ना, क्यूब का ये जो डायगोनल है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला है ना, इस डायगोनल पे क्या है, 2 CL है और एक CS है। तो यदि हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ CS क्या है, RCS पॉजिटिव और CL कितना है, RCL नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये जो ये पूरा डायगोनल है, इस पर CL का ये R है ना, CS का पूरा 2R है ना डायमीटर, और ये फिर R, इसका मतलब 2CS पॉजिटिव का रेडियस और 2CL का रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा, है ना, क्यूब का डायगोनल होगा। ठीक है, और यदि क्यूब की एज लेंथ A है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है ना, A√3। ठीक है, तो देखो इससे यह रिलेशन आ गया, 2 ये ब्रैकेट में CS पॉजिटिव प्लस RCL नेगेटिव इज इक्वल टू ये √3/2, है ना। ये सेम वैसा का ऐसा क्वेश्चन आया ना, कि RCS पॉजिटिव प्लस RCL नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा ना। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई दूसरे के लिए भी आपसे पूछ ले, है ना, तब भी होगा। लेकिन वो बॉडी सेंटर में √3/4 क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें ये सब सेम थे, ये भी Cl ही था एक तरह से, ये चारों एटम, ये तीनों एटम एक जैसे थे, इसलिए वहां पे 4R के बराबर हो गया था, है ना। या मान लो यदि RCS पॉजिटिव RCL नेगेटिव के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, है ना। तो वो √3/4 आ गया था, किसका, बॉडी सेंटर का, क्योंकि वहां पे सब सेम पार्टिकल थे। लेकिन यहाँ पे CS अलग है, CL अलग है, इसलिए √3/2 आया, है ना। RCS पॉजिटिव प्लस RCL नेगेटिव इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है ना। तो देखो ये भी डायरेक्ट ये सेम क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ भी और कभी भी पूछ सकते हैं ये वाला, है ना। अच्छा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, 2 के ही आएंगे आपको, NaCl और CHCl, है ना, इस 2 के ही पूछते। ठीक है, इन 2 क्रिस्टल में से ही पूछते। ऐसे तो है तो हमें 4-5 क्रिस्टल जो कि करना चाहिए, बाकी ये सब चीजें सिर्फ 2 की पूछते, बाकी का सिर्फ इतना ही बताओ कौन कहां प्रेजेंट होता है तो ही हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी काय में 2D में, वो काय में चेंज हुई सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D में। उस सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, एक एक यूनिट सेल को देखें, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक वॉइड, है ना। और इसी टाइप की यूनिट सेल किसकी होती है, CHCl की होती है ना। लेकिन जब CS और Cl को मिला के देखो तो उसका नाम क्या होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो CHCl की यूनिट सेल कैसी होगी, बॉडी सेंटर, बनी वो इससे है लेकिन वो बन गई एंड में वो, क्योंकि सेंटर जहां क्यूबिक वॉइड था उस वॉइड पे भी क्या आ गया, CS पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा होता है CHCl का स्ट्रक्चर। जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर इन जो हम ये पढ़ रहे हैं ऐसे बने होते हैं। और CHCl का जो फॉर्मूला CHCl इसीलिए लिखा क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है ना, इसमें वैलेंसी से ज्यादा ये रेशियो होता है ना, इसीलिए इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते ना, इनको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट्स। कभी भी आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल हम लिख देते हैं, बाकी वो गलत टर्म है ना। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता है, मॉलिक्यूल सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के होते हैं, इनकी फॉर्मूला यूनिट होती है। क्योंकि कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक CS के अराउंड 8 Cl है देखने के लिए, तो कायदे से तो फॉर्मूला होना चाहिए CsCl8 होना चाहिए था ना, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन से बने हुए फॉर्मूले ना, इसलिए क्या हुआ, इसीलिए इसका नाम होता है फॉर्मूला यूनिट्स। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला यूनिट होती है, ना कि मॉलिक्यूल। लेकिन
हम डे टू डे टर्म में NaCl का मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, अब मैंने खुद ही ने बोला था थोड़ी देर पहले, है ना, या CaCl का मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन वो होती फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, 3D में। अब क्या पढ़ेंगे हम, जो 2D में हेक्सागोनल थी इसको 3D में चेंज करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, ये हमारे बोर्ड के कोर्स में सिर्फ इसको चेंज करने का था, इसका तो बस ऐसे थोड़ा सा दे रखा है, मेन इसका है सब। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें यदि सेकंड लेयर आएगी तो वो गैप पे आएगी, इसमें सब लेयर का ये जैसे काय पे आते हैं, गैप पे, तो फर्स्ट लेयर का जो गैप होगा उस पे क्या आएगी, सेकंड लेयर आएगी। मतलब ये यहां पे सेकंड लेयर के एटम आएंगे, ये फर्स्ट लेयर के गैप था, ये बीच में ऐसा ट्रायंगल टाइप का है ना, इसको आप बोल भी सकते हो ट्रायंगुलर वॉइड बोल सकते है ना, कि ये यदि इनके सेंटर को मिलाते तीनों के तो ट्रायंगल जैसा बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख सकते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड पर जब सेकेंड लेयर आएगी तो देखो ये यहां पर आएगा, अगला एटम फिर ऐसे आएगा, ऐसे ही आगे के एटम्स क्या होते जाएंगे, इनके ऊपर आते जाएंगे, ऐसे गैप गैप पर, है ना, ऐसे आते जाएंगे। अब देखो, अब इसको तो आपको उसमें ही देखो NCERT के अंदर इसको, है ना, कि उसमें ये बना हुआ है, एक के बाद दूसरा जो लेयर आई हुई है उसका डायग्राम बना हुआ है ऐसे, और ये डायग्राम सबसे अच्छे NCERT में ही बना के दिए, ये उसके नेक्स्ट पेज पे एक थोड़ा सा लाइट है और एक डार्क है, डार्क वालों को नीचे मान लो, लाइट वालों को ऊपर मान लो, है ना, कहीं पे भी मान लो ऐसा। ठीक है, कि डार्क वाले नीचे हैं, लाइट वाले ऊपर है। ठीक, इसको देखो बुक में ही देखो तो ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब ये सेकेंड लेयर इसके ऊपर आई तो इसमें अब दो टाइप के गैप क्रिएट हुए, उसमें देखना कहीं पर TT लिखा हुआ है, कहीं पर OO लिखा हुआ है ना, बुक में OO लिखा हुआ है, ये TT लिखा हुआ है ना, ये उस गैप के नाम है। O मतलब है ऑक्टाहेड्रल, T मतलब है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आप जहां T लिखा है वहां पे देखो, जहां T लिखा है वहां पर ऐसा है, ये 3 एटम है ऐसे, या तो इसके नीचे एक और एटम है या ऊपर कहीं पर, है ना, या एक ये नीचे मान लिया तो उसके ऊपर ऐसे 3 ऊपर है ऐसा। तो ये जो गैप बना हुआ है ये बीच में, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड, है ना। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कब बनता है, जब 3 एटम्स के ऊपर एक एटम आता है या एक एटम के ऊपर 3 एटम आते हैं, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे ये एक लेयर के, है ना, नीचे वाली लेयर के। जब ऊपर वाली लेयर का एक एटम इसके ऊपर आएगा ये, तो ये जो बीच में खाली जगह बनेगी ना, इस खाली जगह का नाम क्या रखा हुआ है, टेट्राहाइड्रल वॉइड रखा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है ना, है ना, या ऐसे उल्टा देख लो, एक नीचे और 3 उसके ऊपर, है ना, ये इधर ऐसा। तो ये जो बीच का गैप है ना, इसको क्या बोले, टेट्राहेड्रल, है ना, मतलब ऐसा गैप होगा, ये एक ट्रायंगल हो गया। नहीं देखो, अब इसको ऐसे नहीं करा जा सकता क्योंकि ये यूनिट सेल नहीं है, ये तो सिर्फ एक वॉइड है बस, है ना। अब उस, हाँ, अब जो फेस सेंटर यूनिट सेल जो होती है, उस यूनिट सेल में 2 टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्रा भी होता है, ऑक्टा भी होता है, दोनों को मिला के 26% वैकेंट स्पेस, दोनों को मिला ऐसा। ठीक है, और यही दोनों वाइड हेक्सागोनल में भी होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D।
उसमें भी 26% वेकेंट होता है, दोनों में 26%, ठीक है। लेकिन ये दोनों वॉइड्स को मिला के, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रल वॉइड, है ना। अब ये टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में बना हुआ है, 4, एक पिरामिड जैसा हो गया, एक ट्रायंगल और एक ये ऊपर का सेंटर। यदि इसको मिला के ऐसे बनाओगे तो एक पिरामिड टाइप का हो गया, ट्रायंगल बेस है उसका और ये ऐसा मिला हुआ है ना। एक ये ट्रायंगल बेस हो गया और ये ऐसा ना, तो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिडल है और इस ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप को ही टेट्राहाइड्रल बोला जाता है? इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, टेट्राहाइड्रल वॉइड। ये जो ऊपर वाला है ये एक एटम का सेंटर है और ये नीचे वाले हैं ये 3 एटम के सेंटर है, ऐसे है ना। ये इसको इसके ऊपर फ्लिप करके ऐसा लेकर आए, है ना। वो बोर्ड पे देखो बनेगा नहीं ना, 3D कैसे बनेगा, है? तो इसलिए आप लोग खुद इमेजिन करो, एक ये जो ऊपर वाला गोल एटम है उसका सेंटर और ये नीचे वाले जो तीनों हैं उनके तीनों के सेंटर, ये तीनों को मिला के तो ऐसे ट्रायंगल बन गया। और ये ऊपर वाले से यदि इन ट्रायंगल के कॉर्नर को मिलाए तो जो शेप बनेगा वो पिरामिडल बोलते हैं उसको, और उसी शेप को हम नाम क्या देते हैं, टेट्राहाइड्रल, है ना, जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब ये कितने एटम के बीच में बना हुआ है, 4 के। तो यदि इसके अंदर कोई चीज आएगी तो वो इन चारों से टच होगी, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल वॉइड का 4। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 4, क्योंकि ये 4 एटम के बीच में, तो यहां कोई भी चीज आएगी तो वो इन चारों से टच रहेगी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो इसमें एक और टाइप का वॉइड बना हुआ है ना, जो 3 एटम एक लेयर के हैं जो O वाला है और 3 एटम दूसरे लेयर के। इन 6 के बीच में जो गैप बना हुआ है, इस गैप को बोलते हैं हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ना। ये जो O लिखा हुआ होगा, ये जो O लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे तो 3 उसमें लाइट वाले हैं, 3 डार्क वाले सर्कल बने हुए। ये सर्कल है लेकिन एक्चुअली में ये स्फीयर है ना। इसमें 2D में हमें वो सर्कल दिख रहे हैं बट दे आर स्फीयर्स, है ना। वो 3 गोले ऐसे हैं और 3 नीचे ऐसे है ना। अब इनके सेंटर से सेंटर को मिला के यदि आप एक डिजाइन बनाओगे तो वो ऐसी बनेगी, ये डिजाइन बनेगी, है ना। और ऐसी डिजाइन को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, मतलब केमिस्ट्री क्या मतलब ज्योमेट्री में बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। और ये कितने के बीच में बना हुआ है, 6 के, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई सा आएगा तो वो 6 से टच होगा। ऐसे ही NaCl का क्रिस्टल होता है, उसमें Cl नेगेटिव तो फेस सेंटर क्यूब जैसे अरेंज होते हैं और Na पॉजिटिव इन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पर होते हैं, इसीलिए Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। और Cl का भी 6 होता है, मगर Na का तो आप इसी से समझ सकते हैं, है ना, कि हर Na के अराउंड 6 Cl होते हैं, है ना। उन 6 Cl का जो गैप होता है उसी पे Na होता है ना, ठीक है। ऐसे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है वो। अब देखो, अब ऐसे क्या हो गए, सेकेंड लेयर आने के बाद 2 टाइप के गैप हो गए, एक टेट्राहाइड्रल हो गया, एक ऑक्टाहाइड्रल हो गया, है ना। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर आएगी, है ना। जब 3D बनेगा तो कई सारी लेयर्स होंगी, तो जब थर्ड लेयर आएगी तो थर्ड लेयर पर आप जो वो एटम रखोगे, आप या 2 चॉइस है, गैप पे रखना है, तो या तो सब में टेट्राहाइड्रल वाली गैप पे रखोगे या फिर ऑक्टाहाइड्रल वाले गैप पे रखोगे, है ना। यदि आपने इसके ऊपर टेट्राहाइड्रल वाले जो गैप्स हैं उनके ऊपर यदि पार्टिकल रखने चालू करे तो आप देखो बुक में देखना कि यदि T वाले को सेंटर मान के आपने इस पे सर्कल रखा, अभी तो सर्कल हम बोल रहे हैं, तो वो सर्कल जो डार्क वाले सर्कल है उसको फुल्ली ओवरलैप करेगा, पूरा, है ना।
यदि इस टी के ऊपर आप कुछ रखोगे तो ये डार्क वाले सर्कल को फुल्ली ओवरलैप करेगा, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली एक जैसी हो जाएंगे। सेकंड अलग टाइप की हुई, थर्ड वाली बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा अरेंज होता है कोई क्रिस्टल जिसमें थर्ड लेयर किस पर आती है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर आती है ना, तो उस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में उसका नाम क्या रखा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे आप इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि फोर्थ को इमेजिन करो, फिफ्थ को इमेजिन करो, तो इसलिए आपको मान लेना पड़ेगा कि वो हेक्सागोनल जैसा बन जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो, अब आप ऐसा ऐसा लिखो, ये 2 लाइन ऐसी इसमें लिखो कि, है ना, हमने क्या करा था, क्लोज पैकिंग इन 3D। तो एक तो सिंपल क्यूबिक में कन्वर्ट हुई थी जो 2D में स्क्वायर थी, है ना। अब ऐसा नेक्स्ट वो करो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, हाँ, अब इसमें ऐसा लिखो, इफ थर्ड लेयर comes over tetrahedral void of first two layers of first two layers, फिर से ऑफ लिखना, ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D का जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था उस पर सेकेंड लेयर रखने के बाद यदि थर्ड लेयर को हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखें, है ना, हाँ, कि ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, then this forms A B डॉट डॉट पैटर्न। अब यहां पर एक इसको बोला, एक पूरी लेयर को ए बोला, दूसरी लेयर को बी बोला, क्योंकि वो पहली लेयर को ना ओवरलैप कर रही ना वो, बिल्कुल अलग। थर्ड लेयर फिर फर्स्ट को ओवरलैप करने लगी, तो थर्ड लेयर को फिर ए नाम दे। इस पूरी लेयर को पहले हम किसको नाम दे रहे थे, एक एक रो को नाम दे रहे थे, ये एक रो ए, दूसरी रो बी, तीसरी रो ए, है ना। अब क्या नाम दे रहे हैं हम, एक पूरी लेयर को ए बोल रहे हैं, दूसरी पूरी लेयर को बी बोल रहे हैं, तीसरी फिर लेयर ए जैसी है इसलिए उसका भी नाम क्या रख दिया, ए। फिर चौथी लेयर बी जैसी हो जाएगी, पांचवी लेयर फिर ए जैसी होगी, ऐसा होता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड ए बी डॉट डॉट पैटर्न एंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। इसको बोलते हैं हम HCP। ये जो HCP वर्ड था ना वो इसके लिए था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। मतलब ये जो पैकिंग हमारी बनी है इसमें एक एटम 12 से टच होगा। देखो हेक्सागोनल जो 2D में थी वो अपनी लेयर पे कितने से टच था, 6 पे टच था, ऊपर 3 और नीचे 3 हो जाएंगे, ऐसे करके क्या हो जाएगा, 12 से टच होगा। ठीक है, एक एटम यदि हम देखेंगे तो अपनी लेयर पे 6 से टच होगा और ऊपर और नीचे 3 से टच होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, 12 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, है ना। और इट्स यूनिट सेल इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना। इसकी यूनिट सेल का नाम भी क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इसकी पैकिंग इफिशियंसी हमने लिखी रखी थी 74% ही होती, वो पहले लिखी थी हमने, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कितनी होती है, 74। HCP की 3D की ना, 3D की बात करें, ठीक। तो देखो ऐसा हुआ, जब हमने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वायर पर अरेंज करी या किसी क्रिस्टल में है तो वो क्या होती है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाती है। लेकिन यदि आप थर्ड लेयर को O पे रखें, ये जो O वाले हैं इन पे यदि थर्ड लेयर आएगी तब आप देखोगे ना तो वो फर्स्ट को ओवरलैप करेगी ना सेकंड को, दोनों को ही ओवरलैप नहीं करेंगे उसके पार्टिकल। तो वो थर्ड लेयर ना तो फर्स्ट जैसी होगी ना सेकंड जैसी होगी,
है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट लेयर को ए नाम दिया तो सेकंड बी हो गई और थर्ड सी हो गई, तीनों अलग अलग हो गई। लेकिन फोर्थ को यदि अरेंज करोगे फिर से ऑक्टाहेड्रल वाइड पे तो वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट के जैसी आ जाएगी, है ना। अब ये देखो, ये अब हमको कुछ चीज माननी पड़ेगी, है ना, कि ऐसा होता ही है, ठीक। तो हाँ, अब सेकंड लिखो इसमें, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CCP। हाँ, अब इसमें देखो ऐसे 2-3 लाइन, ये लाइन लिख के आप वापस से जब बुक को देख के पढ़ोगे ना, इसको फिगर को देख के, तो आपको ये पढ़ने के बाद फिर वो देखोगे ना तो समझ में आएगा। इफ थर्ड लेयर ऑक्यूपाई octahedral void, if third layer occupy octahedral voids of first two layer in hexagonal close packing in 2D, 2D की जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उस पे जब थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल पर आएगी तब की बात कर रहे है ना। हाँ, इट फॉर्म्स ABC डॉट डॉट पैटर्न, इससे ये बनेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स ABC डॉट डॉट पैटर्न एंड कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D ना। 3D में उसका नाम क्या रखा गया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एंड इट्स यूनिट सेल इज, है ना, और उसकी जो यूनिट सेल होती है, एंड इट्स यूनिट सेल इज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो अब इसमें आप कुछ भी नहीं वो कर सकते आर्ग्यू, है ना, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको देखने के लिए हमको क्या 10-20 लेयर का एक वो चाहिए क्रिस्टल, तब हम देख पाएंगे कि उसमें ये FCC बना है, ठीक है, या कौन सा बना है। तो हम मान लेते हैं, है ना, कि उन्होंने बताया तो इसका मतलब सही बताया होगा, ठीक है। तो इस पे क्या, ये क्या बन जाता है, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है, फेस सेंटर यूनिट सेल। और जो टेट्राहेड्रल पे आए थे उसकी कैसी थी, HCP, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था और उसकी यूनिट सेल हेक्सागोनल थी। तो देखो हमारी जो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी वो 3D में 2 में कन्वर्ट हुई, एक HCP और एक CCP। HCP की यूनिट सेल को भी हेक्सागोनल बोलते हैं, CCP की यूनिट सेल को फेस सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी और दोनों का पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 74%, वैकेंट स्पेस 26%, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 12। हाँ, ऐसा लिख लो, क्योंकि बना देखो एक ही जैसा है, एक ही स्टार्टिंग में दोनों एक ही जैसे थे, उससे 3D में कन्वर्ट होने पर अलग अलग बन रहे। तो दोनों की क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाँ क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो FCC का जो स्ट्रक्चर, मतलब उसकी यूनिट सेल कैसी होगी, कॉर्नर पर एटम, फेस के सेंटर पर एटम, ऐसे होंगे ना, ठीक है। और वो बनेगी कब, जब तीसरी लेयर को काय पे रखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रखेंगे, ठीक है। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। उसमें भी ऐसा होगा, एक लेयर पे 6 से टच होंगे, ऊपर और नीचे 3-3 से टच होंगे, क्योंकि देखो बना दोनों ओरिजिनली एक ही जैसे थे, है ना, ओरिजिनली दोनों ही एक जैसे थे, ठीक है, उससे ये बना हुआ, ठीक है। तो इसका जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, ठीक है। तो ऐसे ये दो उसमें क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, दोनों ही में, चाहे वो HCP हो चाहे वो CCP हो। वाइड कैसे होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं और टेट्राहेड्रल भी होते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, टेट्राहेड्रल का कितना होगा, नहीं 4, टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ऑक्टा वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि 8, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 6 से होती है, ठीक है,
उसके 6 वो होते, ठीक है, उसका हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो 6 चीज को टच करके बनाई जाती, 6 कॉर्नर से बनाई जाती, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। और उसका जो ऐसा होता है एक स्क्वायर जैसा होता है और ऊपर नीचे ऐसे होंगे, तो मतलब 4 कॉर्नर ये होते हैं और 2 कॉर्नर ऐसे पिरामिड जैसे होते हैं, स्क्वायर और एक पिरामिड और नीचे से भी स्क्वायर और एक पिरामिड, ऐसा मिलकर होता है ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जो एक्चुअल शेप होता है उसमें ऐसा होता है, इस टाइप का, और ये शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये शेप, अब देखो अब क्या है कि अब ये शेप ऐसे हम ऐसे कर नहीं सकते ना, इसके लिए हमको या तो वो चाहिए, मतलब इतने वैसे वो सब चाहिए कि जिससे हम ये बता पाए कि इसको जैसे जोड़े तो ऐसा बन जाएगा ना, ये ऐसा ऐसा शेप होता है, ठीक है। इसलिए कई बार हम सिंपली बस क्या कर देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं और ऊपर नीचे ऐसी लाइन बना देते हैं, है ना। जैसे SF6 तो उसमें भी एस यहाँ था और ये ऐसे थे, इसका शेप भी क्या बोलते हैं हम, ऐसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, लेकिन अब वो पूरा ऐसा बनाते नहीं तो बहुत ऐसा कंजेस्टेड हो जाता है ना, इसलिए बस ऐसे ऊपर नीचे ऐसी लाइन से बता देते। हाँ, ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर होते हैं, 8 नहीं होते, है ना, ये ध्यान रखना, 6 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ऐसा स्क्वायर एक बीच में और ऐसे इस ढंग से, ठीक। और इसकी यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, FCC, है ना, फेस सेंटर यूनिट सेल। ये देखो ये ऐसे ये डायग्राम्स बने हुए, ये इसका ऐसा इसका ऐसा, ठीक है। तो ये है ना, इसकी यूनिट सेल उन्होंने कट करके, इसमें 4 या 5 लेयर्स को मिला के हम उसको थोड़ा वो कर पाएंगे, ठीक है, कि ऐसा। लेकिन ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, उसना हमको उसके डीप में जाना ही नहीं है ना, हमको तो ये बस ध्यान रखना है कि ऐसे कन्वर्ट होके ये बनता है। और इसको कभी भी आपको CCP लिखा है तो आप बस सोचो कि फेस सेंटर इमेजिन करो उसको, है ना। HCP लिखा है तो हेक्सागोनल करो। हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेंस में, नीट में सिर्फ CCP पे आते हैं, HCP पे नहीं आते, है ना, क्योंकि हमें क्यूबिक वाला ही है सब कुछ, ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल कोर्स में, ठीक है। लेकिन एडवांस में थोड़े से HCP के भी आते हैं, ठीक। तो ये हमारा ऐसे हो गया, है ना। अब दोनों में ही क्या होते हैं, ये सब टाइप के वॉइड्स होते हैं, है ना, ठीक है। अब कितने वॉइड्स होते हैं, तो हाँ ऐसा लिखो, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे जो क्या बना रहे होंगे, HCP या CCP, उसके डबल होंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड ना। तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मान लो 1 मोल पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें HCP में, आपको बोले कि इसमें कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड होंगे, तो कितने होंगे, 2 मोल टेट्राहाइड्रल वॉइड। FCC में भी बोले कितने हैं, तो 2 मोल होंगे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ, देखो ये अब हमें उन कितने साइंटिस्ट लोगों ने बताया ना कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, वो डबल होते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों में, HCP में भी और CCP में, है ना। FCC का तो हम भी निकाल भी सकते हैं, एक यूनिट सेल में उन्होंने हमको ये बताया हुआ है कहाँ कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, कहाँ टेट्राहाइड्रल होंगे, तो उनके कंट्रीब्यूशन से हम निकाल भी सकते हैं कि वो बराबर आ जाएंगे और वो डबल आ जाएंगे, है ना। वो FCC का हम देखेंगे भी, ठीक है, मगर वो हमारे यहाँ पे ज्यादा काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो वो मैंने बताया ना, एक में वो क्लास लूंगा, सबको अटेंड करना तो सब कर लेना, है ना, उसमें ये जो थोड़ी सी वैसी चीजें हैं वो उसमें करेंगे, है ना। अभी तो हम वो कर रहे हैं जिससे मेंस नीट तक का काम की कर रहे हैं, ठीक है, बेट्स इन सब का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो देखो अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले के पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, है ना, अब वो क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो आपको इतना जो हमने पढ़ा है इसमें से मान लो कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करने आते हो, बस उतने से ही काम चल जाए,
मान लो आप नहीं इमेजिन कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। बस ये आना चाहिए, ये जो हमने आप ये लिख रहे हैं कि इक्वल होते हैं वो डबल होते हैं, ऐसा, ठीक है। हाँ, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखो, अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, है ना, दो से बना। अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, बी फॉर्म्स सीसीपी। सीसीपी या एफसीसी लिखा हुआ एक ही बात होती है ना। सीसीपी क्लोज पैकिंग होती है, एफसीसी उसकी यूनिट सेल होती है। हाँ, बी फॉर्म सीसीपी, ए a crystal is formed by two element A and B. A crystal is formed by two elements A and B. Element B forms CCP. CCP मतलब वो वहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। And A is present at 2/3 of ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। एक इस पे प्रेजेंट है 2/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना हुआ है ए और बी से, इसका हमको फॉर्मूला निकालना, ठीक है ना। तो अब बी एफसीसी बना रहा है, एफसीसी मतलब कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है क्यूब के और फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या मान ले, जो भी देखो, अब आप इन क्वेश्चंस को करने में, है ना, दो तरीके से हो सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन से भी हो सकता है, इससे भी। अभी हमने कंट्रीब्यूशन निकाला नहीं है, इसलिए कंट्रीब्यूशन को छोड़ो, है ना। हमने अभी हम इससे करेंगे दूसरे तरीके से। बी ने क्या बनाया, सीसीपी, है ना। और हमको पता है कि सीसीपी जो बनाता है उसके बराबर ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो हम मान ले लेट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, है ना। बी कितने हैं नंबर में, एन के बराबर, ठीक है, एन मोल्स, ठीक है, एन मोल्स मान लो। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, वो भी एन हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ पार्टिकल एचसीपी में भी सीसीपी में भी, ठीक है। अब ए कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2/3 ऑफ एन, क्योंकि 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो नंबर ऑफ ए हो जाएंगे 2/3 ऑफ एन। अब कोई भी चीज का जो आयनिक कंपाउंड या जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है ए और बी का रेशियो। तो A:B निकाल लो। A:B क्या हुआ, 2/3n n, मतलब 2:3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2:3 आ गया। ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A2B3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। रेशियो ऑफ दैट, मैंने बताया था ना, CHCl का फॉर्मूला इसलिए क्या है वो, क्योंकि उनका रेशियो 1:1 था, इसलिए उसका फॉर्मूला CHCl, है ना, ठीक है। और ये ऐसा है, ठीक है, आया, समझ में आया। अब देखो NaCl का फॉर्मूला क्यों NaCl बना, उसका चलो हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते। हाँ, ऐसा लिखो, आया, ये समझ में आया, सबको आया समझ में कैसे निकाला है। तो मैं बता, इसके क्वेश्चंस इजी रहेंगे, है ना। वो जो चीज थी बस वो थोड़ी सी समझने वाली थी, है ना, बाकी क्वेश्चंस तो हम आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे ऐसा लिखो, Cl नेगेटिव फॉर्म्स, एक और क्वेश्चन, Cl नेगेटिव फॉर्म्स FCC, ये एक्चुअल है ना, ऐसे ही होता है। Cl नेगेटिव फॉर्म्स FCC and Na positive is present at all octahedral wire। ये एक्चुअल NaCl का स्ट्रक्चर ही है कि Na पॉजिटिव सब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर होते हैं और Cl नेगेटिव FCC में अरेंज होता है। मतलब एक क्यूब के कॉर्नर पर भी होता है
और सेंटर पे भी होता है, फेस के सेंटर्स पे होता है। ठीक है, अब फाइंड द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, जो भी ये कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मूला बता। अब आपको देखो NaCl पता था, लेकिन एग्जाम में फिर वो कुछ अलग से भी ऐसे कर देंगे, बोल देंगे कि 2 Na को हटा दिया फिर बताओ, है ना। जब एडवांस में पूछते हैं ना, वो ऐसे पूछते हैं कि एक डायगोनल के सभी एलिमेंट को हटा दिया, आप बताओ इसका वो, है ना। तो वो करेंगे ना, वो अलग बात। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि Na और Cl दिया तो सीधे NaCl लिख दें, है ना। इस क्वेश्चन में लिख भी देते तो सही हो जाता है जहां तक है। हाँ, तो देखो अब इसको हम हमारे तरीके से करेंगे, है ना, कि हमने मान लिया कि किसने FCC बनाया है, Cl ने, तो लेट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू n, है ना। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, ये भी n हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बराबर होते हैं, जितने Cl नेगेटिव होंगे उतने ही ऑक्टाहाइड्रल, जो FCC या CCP जितने पार्टिकल बनाएंगे उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हो। तो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव भी क्या हो जाएंगे, n, क्योंकि हर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पर है। तो अब Na पॉजिटिव इज टू Cl नेगेटिव कितना हो जाएगा, n इज टू n, मतलब 1:1। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया NaCl का, NaCl। ठीक है, ऐसे ही निकला हुआ ये फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मगर निकला ऐसा है। ठीक है, हाँ एक और करो, चलो अब एक और क्वेश्चन करो। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 3 एलिमेंट्स A, B and C. A compound is formed by 3 elements A, B and C. A forms HCP. A ने क्या बना रखा है, HCP बना रखा, या A is present at HCP, या A forms HCP, है ना, and B are present in half of the tetrahedral void. B कहां पर है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल। B are present at half of the tetrahedral void. And C are present at 1/3 of octahedral void. C are present at 1/3 of octahedral void. ना, C 1/3 पे octahedral, 1/3 of octahedral void. Find formula of compound, है ना। इसमें देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। जैसा दिया हुआ बस वैसा करते जाना है, अपने आप ही आ जाएगा आंसर, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले उस चीज को लेना है जिसने HCP या CCP बनाया ना, उसके नंबर ले लेना। लेट नंबर ऑफ A इज इक्वल टू n, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड, टेट्राहाइड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, डबल होते हैं, तो 2n हो जाएंगे, है ना। अब इसके हाफ पे क्या प्रेजेंट है, B, तो नंबर ऑफ B कितने हो जाएंगे, वापस से 1/2 इंटू 2n, मतलब ये भी n हो गए। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये किसके बराबर होते हैं, जो HCP बनाता है उसी के बराबर होते हैं, तो ये भी n है। लेकिन C कितने पे प्रेजेंट है, सिर्फ 1/3 पे, तो नंबर ऑफ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ n हो जाएगा ना, 1/3 ऑफ, क्योंकि C सिर्फ 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल पे प्रेजेंट, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ n हो जाएगा, है ना। तो बस अब निकाल लो A is to B is to C, n is to 1/3n। अभी n तो कैंसिल हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 is to 1,
आंसर हो गया A3B3C, ये उसका फॉर्मूला है ना। जो आए वो लिखो, बस फ्रैक्शन में मत लिखना, है ना, उसको ऐसे बना लेना है ना, जो भी फ्रैक्शन में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो उसको इंटीजर्स में बनाना, क्योंकि कभी भी आपको फॉर्मूले ऐसे फ्रैक्शन में लिखे हुए नहीं मिलते हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं के मिलते हैं जो नॉन स्टाइशोमेट्रिक होंगे बस, है ना, बाकी आपको फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे देखो ये हमारा आ गया, है ना, तो ऐसे ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, और इसको हम इस ढंग से कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं ना, कि ऐसा एक आध हमें कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वीआईटी हो, बिट्स हो, है ना, मेंस हो, नीट हो, सब में चांस है ऐसा क्वेश्चन आने, है ना, कि इस ढंग का क्वेश्चन वो दे देते हैं, है ना। अब हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा उसके, जैसा मान लो पहले हमको लोकेशन पढ़ना पड़ेगी कि एफसीसी में ऑक्टाहाइड्रल कहां प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहाइड्रल कहां प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम वैसे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि डायगोनल से उनको हटा दिया, इधर से हटा दिया, उधर से हटा दिया, तब वैसे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके बिना कैसे करेंगे जब हमको पता ही नहीं कोई सी चीज कहां पर है, तो उसके बिना कैसे करें। तो देखो बस अब ये 2 लाइन देखो और लिख लो, लोकेशन ऑफ, तो क्या होगा कि फिर हम हमारा इसको कल हम इसको कंप्लीट ही करेंगे फिर इस चैप्टर को, है ना, तो ये लिख लोगे तो फिर अच्छा रहेगा। लोकेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, देखो हमको एक ही की दे रखी कोर्स में, है ना, तो सिर्फ उसकी करना, इन एफसीसी, या ब्रैकेट में लिख लो सीसीपी। तो अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है। सीसीपी पूरे लेटाइस को बोलते हैं, एफसीसी उसकी यूनिट सेल को बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल की होती है वही प्रॉपर्टी पूरे लेटाइस की होती है, ठीक है। तो हाँ, अब हाँ ऐसा लिखो, ऑक्टाहाइड्रल, सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल लिखो, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ऑल द एजेस, सेंटर ऑफ ऑल द एजेस, हर एज के सेंटर पर होता है, एंड 1 एट सेंटर ऑफ क्यूब, एक पूरे क्यूब के सेंटर पे होता है। देखो ये पहले तो देखो ये एफसीसी है, एफसीसी कैसा होता है, सबके कॉर्नर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होता है पूरे लेटाइस के, और हर फेस के सेंटर पे भी एक एक होता है, 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेस की, ये तो क्या बना रखा है इसने, एफसीसी बना रखा। अब इसमें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहां कहां होंगे, कहां होंगे, हर एज के सेंटर पर एक एक होगा, ये जो ये मैं रेड से बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती हैं एक क्यूब की, तो हर एज के सेंटर पर एक एक क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, हर एज के सेंटर पर, और एक पूरे बॉडी के सेंटर पे, मतलब यहां ना, फेस सेंटर में बॉडी का सेंटर खाली होता है ना, फेसेस के सेंटर पर है, हर दीवार के सेंटर पर और ऊपर नीचे कमरे में देखो तो उसके सेंटर पे पहले से पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन ये पूरे कमरे के सेंटर पे एक है, और हर जो एक एज है उसके सेंटर पे, ये होते हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो देखो ये देखने में तो कितने हो गए, 12 + 1 13 हो गए, है ना, और हमने देखा था एफसीसी में Z कितना होता है इसका, 4, मतलब एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी 4 ही होना चाहिए, हमने यहाँ लिखा रखा है ना, कि 4 ही होने चाहिए ना, n लिख रखे हैं कि n यदि नंबर ऑफ पार्टिकल ने एफसीसी बनाया तो n ही होना चाहिए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और दिखने में तो हमें बहुत है, तो इनको भी इसके काय से निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन से। देखो एज, एक एज जो होती है, एक एज यदि आप देखोगे अपना एक रूम, और यदि सभी रूम एक जैसे हैं, तो रूम का जो एक एज रहेगी उस एज से आप 4 रूम और कनेक्ट हो सकते हैं सेम एज से, है ना। ये एक जो एज है इससे एक इधर वाला रूम भी हो सकता है, एक इधर आगे वाला इस साइड वाला, और एक आगे वाला इस साइड वाला, तो एक एज 4 के लिए कॉमन होती है ना, एज
कॉर्नर 8 के लिए कॉमन होता है, एज 4 के लिए कॉमन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एज के बीच में ये जो ये वॉइड है, ये भी 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो इसमें एक में सिर्फ कितना इसका पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो 12 इंटू 1/4 कितना हो गया, 3, और एक अंदर ये पूरा, तो +1, तो ये भी कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ये भी प्रूव हो गया कि ये भी 4 है ना। तो आप देखो ऐसा लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में सिर्फ 1/4 पार्ट ही प्रेजेंट है। आप ही अपने घर की एक जो एज है ना, कमरे की एक ये जो कॉर्नर वाली एज है, इसके बीच में ऐसी कोई चीज बॉल लगा दोगे बिल्कुल छेद करके, तो वो चारों रूम में से 1/4 पार्ट दिखने लगेगा उसको ना, लेकिन पूरा ही काटना पड़ेगा उसको ना, और पूरी बॉल ऐसी फंसाना है उसके सब जगह से एक जैसी, क्योंकि क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में हर चीज एक जैसी होती, तो उसका एक रूम में सिर्फ 1/4 पार्ट दिखेगा, है ना। अब ऐसे 12 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 12 है, तो 12 इंटू 1/4 हो गया ना। तो इसलिए कितने हो गए, 3 हो गए सिर्फ एक के लिए, और एक ये बॉडी के सेंटर पे भी है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो इसका भी ऑक्टाहेड्रल वाइड का जेड भी कितना हो गया, 4, और पार्टिकल का भी कितना था, 4, क्योंकि आपको पता है कॉर्नर का 1/8 होता है, तो 8 इंटू 1/8 1, और फेस के सेंटर का होता है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 3, तो ऐसे वो भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। इसका मतलब हर एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है ना। तो देखो इससे ये चीज भी प्रूव हो गई जो हमने ऐसे लिखी थी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां कहां होते हैं, सेंटर ऑफ एजेस एंड 1/8 बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात है ना। अब आप देखो ये कंट्रीब्यूशन आप अलग से भी ध्यान रखना, है ना, ठीक है, कि एज के सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, बॉडी के सेंटर का होता है 1, फेस के सेंटर का होता है 1/2, कॉर्नर का होता है 1/4 ना। ये सब चीजें ध्यान में रखना है ना, क्योंकि इनसे भी चीजें हमको निकालने के काम में आती फिर, ठीक है। हाँ, फिर अब टेट्राहेड्रल वाइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड, वो कहां लोकेट होते हैं। हाँ कुछ क्या, 1 मिनट, मेरे को सुनाई नहीं है क्या, नहीं नहीं आज नहीं हो, आज नहीं, कल है, ठीक है। तो हाँ, टेट्राहेड्रल वाइड है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड कहां पे होते हैं, हर बॉडी डायगोनल पर, ये क्यूब का डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब ये कॉर्नर और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये और ये, है ना, ऐसे जो ये कितने डायगोनल होंगे क्यूब के, नहीं 8 नहीं होते, हाँ डायगोनल 4 होते। आप एक रूम के ऊपर वाले से दूसरे तरफ का नीचे वाला, है ना, ऐसा, ठीक है, 1, ऐसे करके आप करोगे तो 4 डायगोनल्स होंगे किसी भी क्यूब के, 4 डायगोनल्स होंगे। ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, 2 तो ये हो गए, अब ये तीसरा हो गया ऐसा, और ये चौथा वाला हो जाएगा। वो देखो बनेगा नहीं, ये इसके ओवरलैप करेगा, मैं बनाऊंगा तो, बाकी वो 3D में है ना, ये चौथा वाला, ऐसे 4 डायगोनल्स, हाँ, है ना। और हर डायगोनल के पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते, हर डायगोनल इक्विडिस्टेंट होते हैं, मगर हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड। हाँ, तो ऐसा लिखो कि 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल, हर बॉडी डायगोनल पे 2 क्या होते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड। 2 टेट्राहाइड्रल वाइड आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल्स। अब ये देखो अंदर ही है ना टेट्राहाइड्रल वाइड, तो इनका कंट्रीब्यूशन सबका 1/1 होगा, और ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो देखो अब पार्टिकल कितने थे, 4 एफसीसी में, और टेट्राहाइड्रल वाइड कितने हो गए, 8, तो देखो डबल हो गए, है ना। तो ये उस चीज को भी सही बता रहा है जो हमने यहाँ लिखा था, है ना। हाँ ऐसा, तो हाँ टेट्राहाइड्रल डबल रहते हैं, इसलिए जब एफसीसी का जेड होता है 4
तो उसमें टेट्राहेड्रल हो जाएंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल 4 हो जाएंगे। और जो HCP होता है उसका Z होता है 6, है ना, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे 6 और टेट्राहेड्रल कितने होंगे 12। ये देखो, ये लिख लो अलग से, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए ऐसे लिख लो, मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए पूरा ही कर रहे हैं, बट HCP का कभी पूछा तो ऐसी छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं। हाँ, तो ऐसा लिखो, हाँ, at each body diagonal 2 tetrahedral voids are present, so their contribution is 8। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 8 हो गया। at each body diagonal 2 tetrahedral void, हर एक पे 2 tetrahedral void, 2 tetrahedral void are present, तो टोटल मिला के 8 tetrahedral void हो गए, है ना, तो मतलब डबल हो गए, पार्टिकल से डबल हो गए, ठीक है। हाँ, अब ऐसे देखो अलग से ऐसा लिख लो, इन FCC नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4, ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 4, टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल टू 8। ये लेसन ऐसे ही, इसमें डायरेक्ट इक्वेशंस आएंगे सब, है ना। एंड इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू होते हैं 6, है ना। फिर नंबर, तो देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको पता है इक्वल ही होते हैं, तो वो भी 6 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमें पूछना बस, देखो ये 2 में ही होते हैं, है ना, वो जो हमने सिंपल क्यूबिक करा था उसमें ये वॉइड नहीं होते, उसमें क्यूबिक वॉइड होता है ना, वो हमने करा ही था, उस क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, है ना। यहां पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होंगे, HCP और CCP, है ना, और नंबर पूछे तो ये नंबर होंगे उसके, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल यूनिट्स है तो 12, ठीक है। और वो तो कॉमन ही है, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जितने पार्टिकल से मिलके वो बना होगा उसके डबल, ठीक है, ऐसा, है ना। और इन्हीं वॉइड्स पे क्या आते हैं, जब आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इन्हीं वॉइड्स पे केटायन आते हैं जनरली, और एनायन जनरली वो लेटाइस बनाते हैं मेन, जैसे हमने देखा ना Cl नेगेटिव ने FCC बनाया, Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, ऐसे वो, ठीक है। ठीक, चलो इतना करते हैं ना। अब हम कल करेंगे, कल भी यही 12-20 से वाली क्लास करेंगे, तो कल ये ऑलमोस्ट मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और फिर एक क्लास उधर वेडनेसडे को, या वो कोई अलग टाइम पर करेंगे, या तो रात में आप लोग फ्री हो तो 9:30 से उधर करेंगे, वो सिर्फ एडवांस के लिए।